हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लासेज में आपका स्वागत है। पहले हमने सिंधु सभ्यता का जो पहला पार्ट है वो किया, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और अभी और ज्यादा बेसिक बात कर लेते हैं अपन, खासकर इस सभ्यता के विस्तार क्षेत्र के बारे में। विस्तार में देखें कि सबसे पहले सबसे उत्तर और एक तरह से पश्चिम दिशा में इसका विस्तार अफगानिस्तान में है और यहाँ मुख्यतः दो साइट शोरतगुई और मुंडीगाक अवस्थित है। शोरतगुई इस बार फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन में भी महत्वपूर्ण एक साइट स्थल जो है पूछा गया था। सेकंड ग्रेड में हमें पाकिस्तान के कुछ साइट के बारे में पूछा गया क्वेश्चन भी था। तो पाकिस्तान में मुख्यतः जो स्थल है सिंधु सभ्यता की एक राजधानी स्थल भी था, सबसे महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा। इसके साथ साथ रहमान डेहरी, इसके साथ डेरा इस्माइल खां, डेरा गाजी खां, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सबसे पश्चिमतम बिंदु में से एक सुत्का गंडौर, सोतका को, बालाकोट, अल्लाह हदीनो, मेहरगढ़, सिंध प्रांत के कुछ साइट्स में से महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटडीजी और आमरी, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हमें जनरली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अफगानिस्तान की दो ही साइट है जो क्वेश्चन जब भी आता है तो कहीं ना कहीं एक दोनों में से एक साइट जो है वो शामिल रहती है और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी रहती है। पाकिस्तान की बहुत सारी साइट में से हमें हड़प्पा, रहमान डेहरी, डेरा इस्माइल खां, डेरा गाजी खां, सुत्का गंडौर, सोतका को, बालाकोट, अलादीनो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटडीजी और हामरी मुख्य साइट मिली है। भारत की विभिन्न साइट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मांडा मुख्य रूप से, इसके बाद पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में इस सभ्यता की महत्वपूर्ण साइट थी रोपड़, इसके अलावा बाड़ा, इसके अलावा संघोल, चक 86, ये पंजाब की महत्वपूर्ण साइट्स में से एक। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस सभ्यता की महत्वपूर्ण साइट में से एक है बनावली। भारत में सबसे बड़ी साइट में से एक राखी गढ़ी, मित्ताथल, नवीनतम साइट में से एक पालू, कुणाल। राजस्थान की साइट की बात करें तो राजस्थान की साइट में से हमें मुख्य रूप से कालीबंगा और बालाथल महत्वपूर्ण स्थल हैं हड़प्पा के, संपूर्ण सभ्यता के, जो मुख्य रूप से मिले हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इन साइट के अलावा भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की साइट के साथ साथ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु अवस्थित था आलमगीरपुर, इसके अलावा हुलास, मांडी जो टकसाल ग्रह के लिए प्रसिद्ध नवीनतम स्थलों में से एक। इसके अलावा गुजरात में सबसे ज्यादा साइट्स जो है इस सभ्यता की खोजी गई है, तो गुजरात की साइट हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। बंदरगाह स्थल के लिए प्रसिद्ध लोथल, सुरकोटड़ा जहां से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। इसके अलावा पूरी सभ्यता में से एकमात्र मध्यम नगर के प्रमाण जहां से मिले हैं धोलावीरा। इसके अलावा प्रभास पट्टन जिसको सोमनाथ भी कह दिया जाता है, रंगपुर और रोजदी यहाँ की मुख्य साइट्स में से एक थे। महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणतम बिंदु भी था और महाराष्ट्र में एक मुख्य रूप से साइट्स मिली है हमें देमाबाद, जो दक्षिणतम बिंदु भी है, कांसे के रथ की आकृति भी मिली है और एक तरह से महाराष्ट्र में ये परवरा नदी के किनारे अवस्थित था।
तो ये हमने विस्तार की बात की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा भारत के अलग अलग स्टेट में इसकी अलग अलग साइट खोजी गई है। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा साइट गुजरात में मिली है, खोजी गई है, खनिज स्थल है। और पूरी सभ्यता के सबसे संकेंद्रण की बात की जाए तो एक तरह से सरस्वती या प्राचीन द्रसद्वती सभ्यता, सरस्वती नदी जिसको कहा जा रहा है, वहां पे अवस्थित ज्यादा स्थल पाए जाते हैं। उत्खनित स्थलों में सबसे ज्यादा गुजरात में इस सभ्यता के स्थल मिले हैं। इस विस्तार के बाद हम इस सभ्यता की बेसिक विशेषताओं पे चलते हैं और ये जो सिंधु सभ्यता है इसमें हमें इसकी मूल विशेषताओं पे बहुत सारे जनरल क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो सभ्यता है इसका कालक्रम और इस सभ्यता के नामकरण की बात करें तो इस सभ्यता का कालक्रम सबसे पहले जॉन मार्शल द्वारा बताया गया था और जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का कालक्रम 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व बताया। सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम भी जॉन मार्शल ने एक तरह से दिया था। जॉन मार्शल के अलावा बहुत सारे विद्वानों ने इस सभ्यता का कालक्रम बताया है और जो ऑथेंटिक कालक्रम है एक तरह से इस सभ्यता का जो नगरीय स्वरूप वाला है 2300 से 1750 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट माना जाता है, जो रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार भी है। और इसके साथ साथ डीपी अग्रवाल ने भी इसी कालक्रम पर सहमति दी है और अधिकांश विद्वान जो है सहमत है कि सभ्यता का जो विकसित कालक्रम है लगभग 2300 से 1750 ईसा पूर्व था। तो कालक्रम के आधार पे हमें एक और बात मिल जाती है कि ये जो सभ्यता है इसका हम कालक्रम 3 आधार पे कर सकते हैं। ये सभ्यता जब अपने ग्रामीण स्वरूप में थी, ये सभ्यता अपने नगरीय स्वरूप में थी तब, और विभिन्न कारणों से इसका जब पतन हुआ उस आधार पे। तो ग्रामीण सभ्यता का जो कालक्रम है इसको हम प्राक हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम भी कह सकते हैं या प्राक हड़प्पा के स्थल भी कह सकते हैं। जब अपने ग्रामीण स्वरूप में थी तो ये 2300 से पहले, तो लगभग हम 3250 ईसा पूर्व से और उससे पहले भी 2300 तक लेते हैं। नगरीय स्वरूप जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं तो ये जो कालक्रम है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व अधिकांश विद्वान सहमत हैं, जब अपने सर्वश्रेष्ठ नगरीय स्वरूप में होती है। और विभिन्न कारणों से इस सभ्यता का जब पतन होता है तो 1750 से लेकर ऋग्वेद के कालक्रम तक 1500 ईसा पूर्व तक इसका पतनोत्तर काल माना जाता है। अर्थात कालक्रम के आधार पर हम इस सभ्यता को 3 भागों में बांट सकते हैं। जब ग्रामीण स्वरूप में प्राक हड़प्पा का काल है, विकसित हड़प्पा का काल जब नगरीय स्वरूप वाला है, और विभिन्न कारणों से इस सभ्यता का जब पतन होता है तब पतनोत्तर हड़प्पा का काल कहलाता है। ज्यादातर क्वेश्चन हमें नगरीय काल पे पूछे जा सकते हैं जो 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, और ये मुख्य रूप से रेडियो कार्बन तिथि और डीपी अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल के अनुसार निर्धारित है। इस सभ्यता के कालक्रम के बाद नामकरण की बात करते हैं तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। तो सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता नाम जॉन मार्शल ने दिया। बहुत सारे विद्वान इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह देते हैं। कालांतर में बहुत सारी जो साइट है वो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के किनारे नहीं खोजी गई, उसके बाहर भी खोजी गई है, इसलिए विद्वानों में मतभेद हुआ। तो इसके सर्वप्रथम उत्खनित स्थल जो था पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे हड़प्पा, और इस सर्वप्रथम उत्खनित स्थल के नाम पर इस सभ्यता का कालांतर में नामकरण हड़प्पा सभ्यता रखा गया, जो एक तरह से सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य नाम है हड़प्पा सभ्यता। अर्थात सिंधु सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। तो ये उसके नामकरण की बात हुई और कालक्रम की। अगली बात पे चलते हैं, अगली विशेषता देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है वो हमने इतिहास के कालक्रम के आधार पे जब लिपि की बात की तो लिपि के आधार पे हमने एक काल आद्य ऐतिहासिक काल रखा था। तो हड़प्पा की एक विशेषता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी
हुआ। इसका मतलब है कि हड़प्पा वासियों की अपनी लिपि थी, उनको लेखन कला का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। विद्वानों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई नहीं है, दावा जरूर किया हो, लेकिन लिपि के आधार पर इसको आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा की अपनी लिपि है लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है। ये जो लिपि है वो हमें मुहरों पे मिली है। तो हड़प्पा की जो मुहरें हैं, जिनको सील कहा जा रहा है, वो एक तरह से सेलकड़ी से निर्मित अधिकांशतः मुहरें हैं, जो लिपि के बारे में भी जानकारी देती है, पशुपालन के बारे में भी जानकारी देती है, आयात निर्यात के बारे में भी जानकारी देती है, और एक तरह से देखें तो ये एक तरह का उसका अभिलेखीय प्रमाण भी है। पिछली बार रीट का जो भी क्वेश्चन था उसी को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। रीट में हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा की जानकारी जो है वो मुख्य रूप से अभिलेखीय जानकारी या अभिलेखीय स्रोत जो है मुख्य रूप से क्या है। तो हड़प्पा की अभिलेखीय जानकारी के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन वहां पे ताम्रपत्र था, तो यहां से कोई ताम्रपत्र नहीं मिला है। इसके अलावा एक हमें ऑप्शन शिलालेख मिला, यहां से कोई शिलालेख नहीं मिला है। एक ऑप्शन हमें मुहरों के बारे में, तो हड़प्पा की लिपि का ज्ञान जो है वो हमें मुहरों से मिलता है, तो ये उसका एक अभिलेखीय प्रमाण भी हुआ। तो पुरातात्विक स्रोत पे चलते हैं तो कोई भी ताम्रपत्र जो है वो नहीं मिला था, कोई शिलालेख स्तंभ लेख नहीं था। मुहरें यहां से मिली है जो हमें लिपि के बारे में जानकारी देती है, तो यही एकमात्र अभिलेखीय स्रोत हुआ। कोई भी साहित्यिक स्रोत जो है हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। ये अपना एक क्वेश्चन रीड का जो है वो क्लियर हो गया। मुहरों की बात डिटेल हम बाद में करेंगे, किसे बनी है, कौन सी लिपि है, लिपि को क्या नाम दिया गया है। वो इस लिपि के बाद हम बात करते हैं कि ये जो सभ्यता है इसकी एक विशेषता अपनी समकालीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के रूप में इसको रखा जाता है। नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, अर्थात गार्डन साइल्ड एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास की पहली नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता को कहा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या गंगा घाटी का जो नगरीकरण है वो भारतीय इतिहास का दूसरा नगरीकरण या दूसरी नगरीय क्रांति कहलाती है। तीसरा नगरीकरण सल्तनत काल को कह दिया जाता है कुछ इतिहासकारों द्वारा। तो नगरीय सभ्यता की बात आती है तो अपनी समकालीन जो सभ्यताएं हैं, मुख्य रूप से इसकी समकालीन सभ्यताएं मिस्र और मेसोपोटामिया, जिसको दजला फरात की सभ्यता भी कह दिया जाता है, ये मुख्य रूप से ईरान और इराक में विस्तृत, और ये मुख्य रूप से अफ्रीका में मिस्र में विस्तृत। ये नील नदी के किनारे, ये दजला और फरात नदी के किनारे विकसित सभ्यताओं में से थी। तो मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं का जब काल होता है वही काल लगभग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। तो एक रीड का क्वेश्चन ये भी था कि इसकी समकालीन सभ्यताएं जो है वो कौन सी थी, तो उनमें मिस्र सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यता मानी जाती है। दूसरी समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया और मिस्र से भी ज्यादा अच्छा एक तरह से नगर नियोजन जो है वो सिंधु सभ्यता का माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इसका जो नगर है वो एक तरह से आधुनिक चंडीगढ़, जयपुर और भुवनेश्वर जैसे शहरों की भांति नियोजित था, और इन सभ्यताओं से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन होता है। तो इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। एक विशेषता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता हुआ, एक विशेषता इसको नगरीय सभ्यता। जहां भी नगर की बात आती है तो नगर मुख्य रूप से डिपेंड होता है अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र पे, व्यापार पे। और जहां भी ग्रामीण सभ्यता की बात आती है तो ग्रामीण सभ्यता मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर रहती है। तो नगरीय सभ्यता के साथ साथ इस सभ्यता की एक विशेषता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। इसकी समृद्धि का आधार जो है वो व्यापार प्रधान भी कहा जा सकता है। तीसरा, पुरातात्विक स्रोत में हमने बात की तो एक शब्द मैंने मृदभांड लिखा था। ये मिट्टी के बर्तन एक तरह से अनाज संग्रह करने के लिए यूज लिए जाते थे इनके द्वारा। तो हड़प्पा की भी अपनी एक मृदभांड संस्कृति है, और हड़प्पा से जो हमें मृदभांड मिले हैं वो गिरवें रंग के मृदभांड है। मुख्य रूप से भारतीय इतिहास में 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृति विद्वानों ने मानी है। हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड है वो गेरुए रंग के मृदभांड है। ऋग्वैदिक सभ्यता के मृदभांड जो है वो लाल और काले हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता के जो मृदभांड है वो
चित्रित दूषक मृदभांड माने जाते हैं पीजीडब्ल्यू, और सबसे विकसित मृदभांड संस्कृति मानी जाती है मौर्य काल की एनबीपीडब्ल्यू मृदभांड। तो 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृति में सबसे पहले गेरुए रंग के मृदभांड से परिचित थे, और इस मृदभांड के अलावा हम इसकी विशेषता की बात करें तो देखें, इस हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले एक ब्रिटिश विद्वान चार्ल्स मेशन द्वारा हड़प्पा के टीलों की खोज की गई थी। चार्ल्स मेशन ने 1826 में। तत्पश्चात बर्टन बंधुओं द्वारा लाहौर से कराची रेलवे लाइन के दौरान इसकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ये 1856 में एक तरह से बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग रोड़ी के रूप में किया गया था। जब भारत में एक तरह से रेलवे लाइन का विस्तार होता है, डलहौजी का कार्यकाल था। इसके बाद कुछ मुहर जो है उसको पढ़ने का प्रयास कनिंघम द्वारा किया जाता है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये इस बार कॉलेज लेक्चर का भी क्वेश्चन था। जो भी पुरातात्विक सामग्री है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग की होती है, और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कलकत्ता में रखा गया था, और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसके जनक माने जाते हैं। जहां तक राजस्थान के पुरातत्व विभाग के जनक की बात है, तो राजस्थान में पुरातत्व विभाग के जनक जो है कार्लाइल को माना जाता है। भारत में पुरातत्व के जनक कनिंघम हुए, जिनके निर्देशन में पुरातत्व विभाग ने प्रारंभ में कार्य किया था। ये ब्रिटिश भारत की बात है। और आगे बढ़ते हैं, और इस सभ्यता की विशेषताओं के अलावा हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सभ्यता के सबसे पहले उत्खनित स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला उत्खनित स्थल इस सभ्यता का पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थल था, और हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे अवस्थित है। इस हड़प्पा स्थल का उत्खनन कार्य सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने किया, और दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब उत्खनन कार्य हुआ, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे, अर्थात सुप्रीम कमान जो है जॉन मार्शल के हाथ में थी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य हुआ था, और इसके जस्ट अगले साल मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य भी 1922 में हुआ। ये राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था, और इस समय भी निर्देशन जॉन मार्शल का था। तो पिछली बार हमें एक रीट में क्वेश्चन मिला कि 20वीं शताब्दी का तीसरा जो दशक है वो भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण था। तो भारतीय इतिहास में ये 20वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक है मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध रहा। हालांकि जॉन मार्शल ने दोनों साइड की भी यात्रा बहुत बाद में की थी, और लंदन में बैठे बैठे द इलस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर में उन्होंने पूरी दुनिया को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के बारे में, अर्थात सिंधु सभ्यता के उत्खनन के बारे में जानकारी दी थी। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक का बना। तो अब की बार इससे अगला स्टेप बढ़ा जाता है, तो जॉन मार्शल के बारे में हमें पूछा जा सकता है, पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के बारे में, डायरेक्टर जनरल के बारे में हमें क्वेश्चन मिल सकता है। हम सबसे पहले इसी हड़प्पा की और ज्यादा बात कर लेते हैं डिटेल से। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे अवस्थित है। 1921 में उत्खनन दयाराम साहनी के नेतृत्व में, बाद में अन्य विद्वानों द्वारा भी उत्खनन कार्य किया गया था। सिंधु सभ्यता की जितनी भी मुहरें मिली हैं जो सेलखड़ी से निर्मित, जिन पर लिपि अंकित है, तो सबसे ज्यादा लिपि अंकन वाली मुहरें हमें हड़प्पा से मिली है, अर्थात अभिलेख युक्त मुहरें सबसे ज्यादा हड़प्पा से
बिना अभिलेख वाली जो मुहरें हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा हड़प्पा से हमें लाल और काले पत्थर की मानवाकृति मिली है। यहां से हमें तांबे की इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। तांबे की एक मानव आकृति के साक्ष्य, एक तांबे का ताबीज। यहां से सबसे महत्वपूर्ण साइट की बात करें जो अक्सर क्वेश्चन में रहती है, अन्नागार और इसके अलावा कब्रिस्तान, जिसको विद्वानों ने R37 नाम दिया है। अक्सर क्वेश्चन हड़प्पा में अन्नागार के बारे में पूछा जाता है, जिसको हम ग्रेनरी भी कह देते हैं। ये अनाज संग्रह करने का एक गोदाम था जो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे स्थलों से मिला है, लेकिन हड़प्पा का जो अन्नागार है वो सबसे महत्वपूर्ण अन्नागार माना जाता है। अनाज संग्रह करने का अर्थात अनाज के सरप्लस उत्पादन को संग्रह किया जाता है हड़प्पा वासियों द्वारा। तो ये जो अन्नागार है वो हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से इमारत थी, जो अनाज संग्रह करने का गोदाम भी कहा जा सकता है। ये 6-6 कमरों के रूप में हमें 2 पंक्तियों में मिलते हैं। 50 गुणा 20 फीट आकार के कमरे हैं जो 2 पंक्तियों में हैं, इस तरह से। तो हड़प्पा के अलावा हमें अन्नागार मोहनजोदड़ो से भी मिला है, लेकिन जब भी अन्नागार की बात आती है तो हम प्रसिद्ध अन्नागार हड़प्पा का करेंगे, और जब भी अन्नागार के समूह के बारे में हमें पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के साथ साथ लोथल से भी हमें लकड़ी का अन्नागार मिला है। तो अन्नागार समूह के बारे में हो तो क्वेश्चन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल तीनों रहेगा। जब प्रसिद्ध अन्नागार की बात हो, प्रसिद्ध ग्रेनरी की बात हो, तो हड़प्पा का अन्नागार। सामान्यतः ये कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं वो 2 भागों में विभाजित थे। तो एक भाग जो है वो पूर्वी टीला कहलाता है और एक भाग पश्चिमी टीला। या तो संपूर्ण दोनों टीलों के चारों ओर एक तरह से परकोटा निर्मित होता है, या एक तरह से शासक वर्ग के निवास के चारों ओर परकोटा निर्मित था। तो पश्चिमी टीले के दक्षिण में हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, जिसको विद्वानों ने R37 संस्कृति या कब्रिस्तान नाम दिया है। इसके अलावा हमें एक तरह से लकड़ी का ताबूत भी हड़प्पा से मिला है, जिसको 100 पेटी का या कास्ट पेटी का भी कह दिया जाता है। तो हड़प्पा जब भी कहीं हमें जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुख्य रूप से अन्नागार महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा हमें मुहर के बारे में पूछा जा सकता है। अभिलेख युक्त मुहरें सबसे ज्यादा हड़प्पा से हैं, और बिना अभिलेख वाली जिन पर लिपि का अंकन नहीं है वो हमें मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा मात्रा में मिली। जनरली फिर से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखें, हड़प्पा से हमारा क्वेश्चन पहला दयाराम साहनी के नेतृत्व में हो सकता है। रीट का अपना क्वेश्चन उत्खनन के बारे में शताब्दी दशक का पूछा गया था। रावी नदी का हो सकता है, पंजाब प्रांत का हो सकता है, मुहर के बारे में हो सकता है, तांबे की कगाड़ी का हो सकता है, अन्नागार ग्रेनरी का भी हो सकता है क्वेश्चन। इस हड़प्पा के बाद हम दूसरी साइट पे चलते हैं, और इस सभ्यता की दूसरी महत्वपूर्ण साइट और दूसरी राजधानी एक तरह से जिसको कहा जाए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो राजधानी स्टुअर्ट पिकट महोदय ने कही है। तो हड़प्पा के बाद अगली साइट है मोहनजोदड़ो। अक्सर मोहनजोदड़ो शब्द पे ही क्वेश्चन हो जाता है। सिंधी भाषा में ये शब्द मोहेंजोदड़ो कहलाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, या इसको बूतू का टीला या प्रेतों का टीला भी कह देते हैं। इसको सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। अर्थात रेगिस्तान में जो हरा भरा प्रदेश है उसको हम नखलिस्तान कह देते हैं। तो सिंध का बाग या नखलिस्तान या मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और इसके साथ साथ
मोहनजोदड़ो जो है ये जुड़वा राजधानी नगर में से भी एक था, अर्थात स्टुअर्ट पिगट महोदय ने सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां बताई है, पहली राजधानी हड़प्पा और दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो। राजस्थान के इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस सभ्यता की तीसरी राजधानी भी बताया है, और तीसरी राजधानी जो है ये कालीबंगा है। ये अपना थर्ड ग्रेड का भी क्वेश्चन हुआ। तो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सामान्यतः, और तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा द्वारा कालीबंगा को बताया गया है। इस मोहनजोदड़ो के उत्खनन के बारे में बात करें, अवस्थिति के बारे में बात करें, तो इस मोहनजोदड़ो साइट की अवस्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, अर्थात हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में और मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। इस समय भी भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो से अक्सर हमें विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें जनरली 4 विशेषताएं अक्सर क्वेश्चन में कहीं न कहीं आ जाती है। इस बार हमें फर्स्ट ग्रेड में भी सम्मिलित करना क्वेश्चन मिला, उसमें भी मोहनजोदड़ो का एक क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट, कांसे की नर्तकी हमें ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की मिली है, जो मोहनजोदड़ो से मिली है। कुछ विद्वानों ने इसको पार्वती मां की संज्ञा दी है, और खासकर जॉन मार्शल जो है कांसे की नर्तकी को डांसिंग गर्ल्स भी कह देते हैं। एक तरह से कांसे को एक मौन विधि के माध्यम से ढाला गया है, नृत्य रत मुद्रा में ढाला गया है इसको। यहां से दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पशुपति नाथ, शिव को पशुपति नाथ के रूप में पूजते थे, इसकी मुहर मिली है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें मुख्य रूप से पशुपति नाथ शिव की मुहर के बारे में पूछे जाते हैं। हड़प्पा वासियों को सबसे पहले श्रेय जाता है कि शिव की उन्होंने उपासना की, और शिव की उपासना वो पशुपति नाथ के रूप में करते हैं। और पशुपति नाथ की जो मुहर है उस पर हमें विभिन्न पशु मिलते हैं, मुख्य रूप से बाईं ओर गेंडा, भैंसा की आकृति है, दाईं ओर हमें हाथी और व्याघ्र की आकृति मिली है, और सामने की ओर 2 हिरण की आकृति। पशुपतिनाथ के सिर पर जो है 2 सिंह दिखाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से धार्मिक स्वरूप में भी हम देखें तो, और एक तरह से पशुओं के बारे में भी जानकारी देने वाली एक मुहर है। इसके साथ साथ अगर इसकी समानता करें तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, जहां से लिया गया सारनाथ के स्तंभ से, जो अशोक स्तंभ है, वहां पर भी 4 पशुओं की आकृतियां हैं। यहां पर जो 4 पशु हैं मुख्य रूप से गेंडा, भैंसा, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र, सामने की ओर 2 हिरण। जबकि सारनाथ स्तंभ की बात करें तो वहां पर जो 4 पशु हैं उनमें अश्व, बैल, सिंह और हाथी है। इसका मतलब जब भी कभी क्वेश्चन होगा तो हमें दोनों क्वेश्चन अलग अलग तो पूछे जा ही चुके हैं। अगर इनमें एक क्वेश्चन कॉमन की बात करें तो देखें, हाथी जो है इन दोनों आकृतियों में कॉमन रहता है। यहां पर गेंडा और भैंसा है, जबकि पशुपतिनाथ की मुहर पर व्याघ्र था, इसके स्थान पर सिंह आ गया। अश्व और बैल जो है वो गेंडा और भैंसा के स्थान पर आ गए। तो ये जो है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण पशुओं की आकृतियां हैं, जबकि ये पशुपतिनाथ की जो मुहर है उस पर उत्कीर्ण आकृतियां। ये इस बार फर्स्ट ग्रेड का भी क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कांसे की नर्तकी पहली विशेषता, दूसरी पशुपतिनाथ शिव की एक मुहर मिली है। इसके अलावा हम बात करें तो यहां से एक योगी की मूर्ति भी मिली है। योगी की एक धड़, तिपत्तिया सॉल ओढ़े हुए। मोहनजोदड़ो से
अगली बात करें तो हमें एक तरह से पुरोहित की मूर्ति, एक आवासीय भवन जो मुख्य रूप से विद्यालय भी कहा जा रहा है, यहां से सूती कपड़े के साक्ष्य, सूती वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से वो परिचित थे और ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है मोहनजोदड़ो की। इसके अलावा यहां से हमें अन्नागार के प्रमाण भी मिले हैं अनाज संग्रह करने का, लेकिन प्रसिद्ध अन्नागार जो है वो हड़प्पा का था। पिछली बार रीट में हमें एक क्वेश्चन जो है वो मोहनजोदड़ो से स्नानागार के बारे में पूछा गया था, अर्थात विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है वो मुख्य रूप से कुंभ की भांति धार्मिक आयोजन के लिए एक तरह से प्रयुक्त किया जाता था। और ये जो स्नानागार है वो एक तरह से लगभग 45 गुणा 23 फीट आकार में है और उत्तर और दक्षिण दिशा में उतरने के लिए सीढ़ियां रखी गई है। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है और जो फर्श है वो एक तरह से जिप्सम और बिटुमेन से जोड़ा गया है। जॉन मार्शल ने इसको अद्भुत निर्माण की संज्ञा दी है और इसको स्नानागार के अलावा ग्रेट बाथ भी कह दिया जाता है। मुख्य रूप से धार्मिक आयोजन के लिए एक तरह से यूज लिया जाता है। इस स्नानागार के चारों ओर विभिन्न कमरे भी निर्मित है एक तरह से विभिन्न कक्षों के। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जब भी बात होगी तो स्नानागार महत्वपूर्ण रहेगा, कांसे की नर्तकी की आकृति महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा पशुपतिनाथ मुहर के बारे में हमें बहुत सारी जो डिटेल है वो अक्सर बहुत सारे एग्जाम में चाहे फर्स्ट ग्रेड वगैरह का हो उसमें मिल जाती है। इसके अलावा यहां से हमें बहुत सारी अन्य विशेषताएं भी मिलती है। मोहनजोदड़ो को हम दूसरी राजधानी कह सकते हैं, अर्थात हड़प्पा पहली राजधानी है जहां, तो इसकी जुड़वां राजधानी भी कहा जाता है। ये स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा है। इस मोहनजोदड़ो साइट के बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित साइट चन्होदड़ो की। और जब भी चन्होदड़ो का क्वेश्चन हुआ है हमें एक महत्वपूर्ण विशेषता मन के बनाने का कारखाना मिला है, उसके संदर्भ में पूछा जाता है। चन्होदड़ो की अवस्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नदी है सिंधु। इसका उत्खनन कार्य से संबंधित विद्वान की बात करें तो मजूमदार, नन्नी गोपाल मजूमदार पूरा नाम आता है और यही एकमात्र ऐसे पुरातत्वविद थे जिनकी डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई थी। मैके जो है इनके द्वारा चन्होदड़ो की खोज की गई थी और उत्खनन कार्य जो है वो मजूमदार द्वारा किया गया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित चन्होदड़ो जो है इसको इस सभ्यता का इंडस्ट्रियल नगर या औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। और यहां मुख्य रूप से मनके, जिसको गुड़िया भी कहा जाता है, माला के जो मनके हैं उनकी भांति, तो मनके बनाने का कारखाना यहां से मिला है। यह अक्सर क्वेश्चन की लाइन रहती है मनके बनाने के संदर्भ में। इसके अलावा चन्होदड़ो की जो अन्य विशेषता है उसमें अपन देखते हैं कि चन्होदड़ो एक मात्र ऐसा नगर है जिसके चारों ओर हमें सुरक्षा दीवार, जिसको परकोटा कहा जा रहा है, उसका अभाव है। अर्थात चन्होदड़ो जो नगर है उसके चारों ओर सुरक्षा दीवार का अभाव है, जबकि अन्य सभी हड़प्पा जो नगर है उसके चारों ओर कहीं न कहीं एक तरह से दुर्ग टिले के चारों ओर या संपूर्ण नगर के चारों ओर हमें सुरक्षा प्राचीर मिली है। इसके अलावा यहां से एक वक्राकार ईंट के प्रमाण भी मिले हैं और चन्होदड़ो की जो महिलाएं हैं वो ब्यूटी पार्लर भी जाती थी, ऐसा कहा जाता है। यहां से लिपस्टिक और स्याही की दवात के प्रमाण भी मिले हैं। चन्होदड़ो में अब जब भी क्वेश्चन होगा वो मुख्य रूप से मनके बनाने के कारखाने के संदर्भ में और परकोटे के संदर्भ में हो सकता है। यहाँ से जुकर जागर संस्कृति जो है उसके अवशेष भी मिले हैं, तो जुकर जागर संस्कृति से संबंधित एक स्थल भी हुआ। चन्होदड़ो के बाद
हम मुख्य रूप से बात करते हैं राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण साइट्स जो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित थी। कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ पे चलते हैं तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हुआ काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियां। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और नदी जो है ये घग्गर या प्राचीन सरस्वती नदी, इसी को चौतंग भी कहा जाता है, इसी को दृष्टद्वती नदी भी कहा जाता है, इसी को नाली भी कहा जाता है। तो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में अवस्थित काली चूड़ियों का जो शहर है उसके नाम से प्रसिद्ध कालीबंगा में अक्सर क्वेश्चन हमें इसकी खोज के बारे में पूछा जाता है। तो 1952-53 में आजादी के बाद इसका खोज कार्य अमलानंद घोष द्वारा हुआ और व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन कार्य मुख्य रूप से दो विद्वानों के नेतृत्व में 1961 के बाद बी लाल, जिन्हें ब्रजवासी लाल भी कहा जाता है, और बी के थापर, बालकृष्ण थापर, इन दो विद्वानों के नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ और खोज मुख्य रूप से अमलानंद घोष द्वारा की गई। कालीबंगा की महत्वपूर्ण विशेषताओं पे चलते हैं जहां हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और जनरली 99% संभावना राजस्थान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण यही रहता है कि कालीबंगा की साइट की महत्वपूर्ण विशेषता ही पूछी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहां से अगर हम बात करें, जो टीला है जिसको हम दुर्ग टीला और नगर टीला कह रहे हैं, टीला वह स्थल है जहां से पुरातात्विक सामग्री मिली है इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो कालीबंगा में जो टीला है उसके चारों ओर हमें दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र साइट है जहां से जो परकोटा है वो दोहरा। चन्नूडलो एकमात्र ऐसी साइट है जहां परकोटे का अभाव है और जनरली ज्यादातर जो साइट है उस पे एक सुरक्षा दीवार, सिंगल सुरक्षा दीवार जो है उसके साक्ष्य मिले हैं। दूसरी विशेषता की बात करें तो कालीबंगा जो है यहां से हमें लकड़ी की नालियों, हालांकि जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है, फिर भी लकड़ी की नालियों के प्रमाण एकमात्र हमें कालीबंगा से मिले हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, कालीबंगा जो है एक साथ प्राक हड़प्पा एवं विकसित नगरीय सभ्यता दोनों कालों का प्रतिनिधित्व करने वाली साइट है। अर्थात हरियाणा का बनावली एक अन्य साइट है जो दोनों कालों का प्रतिनिधित्व करती है। प्राक हड़प्पा मतलब ग्रामीण स्वरूप में भी और विकसित हड़प्पा का मतलब है कि नगरीय स्वरूप की कुछ विशेषताएं भी जो है ये एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है इस साइट। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण, बार बार पूछी जाने वाली, इस बार फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन भी था, जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं और विद्वानों के अनुसार यहाँ जो खेती है वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, जाल पद्धति पर आधारित थी। जो कम दूरी की हराइयां हैं उनमें विद्वानों का मानना है कि ये चना बोते थे और जो लंबी दूरी की हराइयां हैं उसमें सरसों बोई जाती थी। तो चना और सरसों के जो साक्ष्य है वो भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। कृषि की जहां भी बात आती है तो वो ग्रामीण संस्कृति की विशेषता है, तो प्राक हड़प्पा का भी प्रतिनिधि स्थल हुआ। खेती के साथ साथ एक तरह से हम एक अन्य शब्द भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा, अर्थात यहाँ की खेती जो है वो जाल पद्धति पे आधारित थी। और जब भी नगर नियोजन की बात करते हैं तब भी ग्रिड पैटर्न पर आधारित नगर नियोजन होता है, कृषि भी ग्रिड पैटर्न पर ही आधारित थी। कालीबंगा की अन्य विशेषताओं में अपन देखते हैं तो देखें 5 नंबर की विशेषता, यहां से ऊंट की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, यहां से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, खोपड़ी में शल्य क्रिया के साक्ष्य अर्थात महामारी के प्रमाण, जो एक तरह से इस सभ्यता का पतन का एक कारण भी कहा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा
उसको भी हम देख लेते हैं कि ये जो सभ्यता है, पूरी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहलाता है। ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। अर्थात पहली दो राजधानियां क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है और तीसरी राजधानी कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगली विशेषता देखते हैं। तो कालीबंगा जो है वो दीनहीन बस्ती मानी जाती है, गरीबों की बस्ती मानी जाती है और यहां पर कच्चे मकान है, घास फूस के मकान है, लकड़ी की नालियों के प्रमाण भी है। यहां से जो माप का पैमाना है वो मिट्टी का मिला है, मिट्टी का स्केल है। इससे भी यह अनुमान लगाया जाता है कि एक तरह से दीनहीन बस्ती थी। यहां से जो मुहर है वो हमें बेलनाकार आकृति की मिली है, बेलनाकार मुहर के प्रमाण है। ये व्यापार को दर्शाने वाला एक प्रमाण, यह विशेषता। और अंत में हम देखते हैं कि यहां से सड़क के दोनों ओर चबूतरों पर विभिन्न प्रकार के अग्निकुंड मिले हैं विद्वानों को, जिनको अग्निवेदियां भी कहा जाता है। ये अक्सर पूछा जाने वाला वर्ड हुआ। जहां भी हम प्रसिद्ध अग्निवेदी की बात करते हैं, प्रसिद्ध अग्निकुंड की बात करते हैं, अगर ये पूछा जाए तो हम कालीबंगा करेंगे। और जैसा कि सीटेट में क्वेश्चन था, अग्निवेदियां का समूह पूछा जाता है, तो हमें कालीबंगा के साथ साथ गुजरात के एक बंदरगाह स्थल लोथल से भी अग्निवेदियां मिली है। तो अग्निवेदियों के समूह के बारे में बात करें तो कालीबंगा और लोथल हो जाएगा। और प्रसिद्ध अग्निवेदी के बारे में अगर पूछा जाता है तो कालीबंगा से हमें अग्निवेदियां मिली है, जिसको विद्वान जो है वो धार्मिक, खासकर यज्ञ इत्यादि आयोजन की दृष्टि से जोड़ते हैं, अर्थात धार्मिक महत्व बताते हैं अग्निवेदियों का। इनको फायर स्टैंड भी कहा जाता है या अग्निकुंड भी कह दिया जाता है। यज्ञ का महत्व वैसे वैदिक संस्कृति में ज्यादा बढ़ जाता है, फिर भी यज्ञ से परिचित थे सिंधुवासी, ऐसा माना जाता है। तो कालीबंगा की जो बहुत सारी विशेषताएं जो है उनमें बहुत सारे क्वेश्चन भी टकराते हैं। ये अपना दूसरा पार्ट हुआ सिंधु सभ्यता का। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आगे भी कंटिन्यू जो वीडियो है इस सिंधु सभ्यता की विभिन्न साइट्स का और इसके अलावा विभिन्न विशेषताओं का हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।